गुड मॉर्निंग बच्चों। नवल अकाडमी में जो सिलसिला चालू रखा उसको आगे बढ़ाते हुए नवल अकाडमी आप बच्चों को ये मॉड्यूल के द्वारा पढ़ाई करने में हेल्प कर रहा है। आप आके मॉड्यूल ले लें, 1 से लेकर और क्लास 12 तक के बच्चे जितने भी जो एक दूसरे से जानते हो पहचानते हो उनको आप बता दीजिए कि आप स्कूल में जाके मॉड्यूल ले लें। और मॉड्यूल जो दूसरे विद्यालय के भी बच्चे हैं वो भी आके मॉड्यूल ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं और आगे अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। आगे बढ़ने का प्रयास करें, खूब पढ़ें, घर पे रहें और सेफ रहें। तो आगे हम इसके बाद से देखते हैं कि हमने जो अभी तक आपको पढ़ाया था कि वायवीय तना के बाद अब दूसरा आता है अर्धवायवीय तना। अर्धवायवीय तना में क्या होता है कि इसमें जो पौधे होते हैं उनके तने जमीन पर रेंगते हुए एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, यानी वृद्धि करते हुए एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं और उनके तनों द्वारा नए पौधे का निर्माण हो जाना, यानी नए पौधे अपना वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करके नए पौधे का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। इनमें भी कुछ निम्न विधियां हैं जिसको हम देखते हैं। सबसे पहली विधि है ऊपरी भूस्तरीय। सबसे पहली विधि है ऊपर भूस्तरीय, जिसको हम रनर के नाम से जानते हैं। ये मिट्टी के सतह पर रेंग कर चलते हैं, यानी मिट्टी का सतह जो पकड़कर चलते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं और प्रत्येक तनों के जो नोड होते हैं इनके बीच में उन नोड के द्वारा एक नए पौधे का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। इनके ऊपर भूस्तरीय यानी रनर का एग्जाम्पल है दूब घास और खट्टी बूटी। खट्टी बूटी तो दवा के काम में भी आता है, लेकिन दूब घास आज हम इसको किसी भी दवा के रूप में यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन इसको भी दवा के रूप में यूज़ कर सकते हैं। इसकी जो कलिकाएं हैं, जो सबसे पहली कली निकलती है उसको खाने से हमारे पेट के गैस ठीक हो जाते हैं, शुगर कंट्रोल होना चालू हो जाता है। तो दोनों ये दवा के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। आजकल बच्चों आप लोग देखिए दूब घास को ज़्यादातर अगर कुत्तों के पेट में गैस बनता है वो दूब घास के कलिकाओं को क्या करते हैं, चरते हैं। तो दूब घास और खट्टी बूटी हमारी क्या है, ये 2 एग्जाम्पल है ऊपर भूस्तरीय का। इसके बाद से दूसरा विधि आता है अर्धवायवीय तना का अंतः भूस्तरीय। ये कोमल भूमिगत शाखाएं होती हैं। ये इनकी जो शाखाएं होती हैं, ये जो पौधे होते हैं इनकी जो शाखाएं होती हैं बिल्कुल कोमल होती हैं और ये शाखाएं कुछ दूर क्षैतिज पर रेंगते हुए चलती हैं और कुछ दूरी पर वृद्धि करके नए पौधों का यानी वो नए पौधों का क्या करती हैं, निर्माण कर देती हैं। जैसे आपने देखा होगा पुदीना क्राइजेंथियम। पुदीना को आप जानते ही हैं एंटीबायोटिक के रूप में प्रयोग होता है। इसके बाद से आता है तीसरी विधि आती है अर्धवायवीय तना का भूस्तरीय स्टोलेन। इसका एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरी। अब इसमें ज़्यादा परिभाषा देने की जरूरत नहीं है। भूस्तरीय का अगला एग्जाम्पल है भूस्तरीय का, जिसको ऑफसेट के रूप में जानते हैं, और इसका एग्जाम्पल है जलकुंभी पिस्टिया। जलकुंभी के बारे में हम आपको पिछले लेक्चर में भी बताया हुआ है। इसे टेरर ऑफ बंगाल के नाम से भी जानते हैं। ये जलोद्भिद पौधे होते हैं जो जल और तालाबों में एक जगह अगर 1-2 जलकुंभी किसी तालाब में पड़ गई तो वो पूरे तालाब को क्या कर लेता है, चारों तरफ से घेर लेता है और ये उस तालाब को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। इसीलिए इसे जलकुंभी कहा गया। इसे टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं और ये तालाबों और जलों को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार से ये हुआ अर्धवायवीय तना। आगे इसी में हम देखते हैं कि हमने अर्धवायवीय तना पढ़ा, अब हम वायवीय तना पढ़ेंगे, यानी एरियल स्टेम, यानी वह तना इस विधि में जो एरियल वायवीय तने होते हैं उनकी विधि, मतलब इस विधि में कुछ मरुद्भिद पौधे होते हैं यानी पादप होते हैं, उनके पर्णावृंत यानी
परागवृंत के द्वारा नए पौधों का क्या हो जाए, निर्माण हो जाता है। यानी यह फिलोक्लैड जो परागवृंत के द्वारा, ये परागवृंत के द्वारा नए पौधे का निर्माण करते हैं। वे पौधे एरियल पौधे जो पौधे होते हैं वो अपने परागवृंत के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर नए पौधे का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ये एग्जाम्पल है इसका नागफनी, गन्ना, ओपोन्शिया और शुगरकेन। इस प्रकार से हमने देखा तनों में कैसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि क्या पत्तियों द्वारा भी नए पौधों का निर्माण होता है। हाँ, पत्तियों के द्वारा भी नए पौधे का निर्माण होता है। अनेक पादप की जो पत्तियां होती हैं वो अपस्थानिक कलिकाओं द्वारा नए पौधे का निर्माण करती हैं। अपस्थानिक कलिकाएं क्या होती हैं, तो अगर कहीं भी पत्ती पे एक जगह भोजन इकट्ठा हो गया तो उसको कहते हैं कि ये अपस्थानिक कलिकाएं जो होती हैं वो नए पौधे का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि कुछ नए पौधे पत्तियों के द्वारा बन जाते हैं। पत्तियों पे कहीं भी अगर भोज्य पदार्थ इकट्ठा हो गए वहाँ पे वह मोटा हो जाता है और वह मोटा होने के बाद से वहाँ पे ये कलिकाएं क्या होती हैं, निकल आती हैं और इन कलिकाओं के द्वारा नए पौधों का क्या करता है, निर्माण हो जाता है। क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। इनके एग्जाम्पल हैं बिगोनिया और ब्रायोफिलम। इनके पौधे ऐसे होते हैं, बिगोनिया और ब्रायोफिलम के पौधे ऐसे होते हैं जिनके पत्तियों के द्वारा नए पौधे का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। नए पौधे का निर्माण हो जाता है। नए पौधे का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। अब हम देखते हैं कि कृत्रिम कायिक जनन क्या होता है। तो कृत्रिम कायिक जनन वह जनन होता है जो मनुष्यों के द्वारा कायिक जनन की विधि से नए पौधे का निर्माण कर लिया जाए। इस विधि को कहा जाता है कृत्रिम मतलब बनावटी मतलब कुछ ऐसा मनुष्य करता है जिसके द्वारा कायिक जनन अपने आप हो जाता है। हम देखते हैं कि बीज के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बीज द्वारा भी हुआ पौधे का निर्माण, फिर जो है तनों द्वारा हुआ, फिर रूट द्वारा हुआ, फिर पत्तियों द्वारा हुआ। अब हम देखते हैं कृत्रिम कायिक जनन के द्वारा भी पौधों का निर्माण कर लिया जाता है। यानी पौधे का कोई भाग ले लिया जाए और उसको आर्टिफिशियली मनुष्य किसी भी विधि के द्वारा, कई सारी विधियां हैं जिनके द्वारा कायिक जनन करा के उसमें नए पौधे का क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है। जैसे कलम लगाना, पहला हुआ कलम लगाना जिसे कटिंग बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है गुलाब और गन्ना। आप लोग भी देखते हैं कि गांव में लोग कलम लगाते हैं। तो कलम किस तरह लगाते हैं, यानी गुलाब को काट के कहीं पे गाड़ दिया, उसमें खादर पानी थोड़ा सा दे दिया, नए पौधे का क्या हो गया, निर्माण हो गया। गन्ना को देखिए आप, गन्ना में भी वही काम करते हैं कि गन्ना को अंदर खेत में डाल दिया और वहाँ से नए पौधे का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। इसी तरह मनुष्य अगरा कहता है दाब लगाना, लेयरिंग करना, सेब, रसबेरी और नाशपाती, ये जैसे एग्जाम्पल है, इनके द्वारा नए पौधे का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से हम देखें कायिक जनन क्या होता है। अब हम हमारा चैप्टर यहाँ पे, अब और भी विधियाँ हैं जिसको हम आपको बता नहीं रहे हैं। अगर आपको कहीं से मिल जाता है तो आप लिख लेंगे, याद कर लेंगे। ओके, धन्यवाद, थैंक यू। आज विवेक राय के द्वारा जीवों के जनन का पहला चैप्टर आपको प्रस्तुत किया जा रहा था, जिसमें आज चैप्टर लगभग समाप्त हो रहा है। इसके पहले हमने जितना भी लेक्चर दिया आप इसको नोट बनाएं, पढ़ें, और विद्यालय अपने द्वारा आपको फ्री में नए तरीके अपना रहा है, जिसमें एक तरीका और अपनाया कि वो
दूसरे चैप्टर का नोट, दूसरे लेसन का नोट या किसी भी क्लास का नोट वो फ्री में आपको प्रोवाइड करा रहा है, जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हैं। और ये और इस प्रकार से आप मेहनत करें, घर पे रहे, स्टे होम स्टे सेफ। आप लोगों को रिप्रोडक्शन की पहली विधि हमने बताई, उसमें आपको मैंने बताया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। अब दूसरी विधि जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की है, जिसको मैंने कुछ हिंट किया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अलैंगिक जनन में केवल एक जनक के द्वारा नई संतति का निर्माण किया जाता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन के द्वारा लैंगिक जनन में दो जनकों के द्वारा एक नई संतति का निर्माण किया जाता है। तो हम देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पहला आपका अलैंगिक जनन खत्म हुआ, उसमें हमने आपको विस्तृत रूप से सारी बातें बताई, एग्जाम्पल दिया, आप लोग अच्छे से पढ़ें, घर में रहे, घर पे रहे, सेफ रहे। इसी के लिए हम लोग प्रयासरत है कि आपको अच्छा से अच्छा हम लोग दें। बाकी आज अगला है आपका लैंगिक जनन, इसको हम अगले चैप्टर में विधिवत पढ़ाएंगे। पादपों का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और जंतुओं का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलग अलग हम आपको समझाएंगे, जिसमें यानी अगर हम कोई पूछे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है सर, तो आप लोग कहो कि दो जनकों के संलयन से नई संतति का निर्माण ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार के जनन में दो जनक यानी माता और पिता के जनन कोशिकाओं से नर युग्मक यानी स्पर्म, मादा युग्मक यानी ओवा के संलयन द्वारा नई संतति का निर्माण लैंगिक जनन कहलाता है। यानी जब नर और मादा यानी स्पर्म और ओवा संलयित होते हैं, आपस में मिलते हैं, निषेचित करते हैं, तो उसके फलस्वरूप नई संतति का निर्माण होता है। अब हम आप देखते हैं सेक्सुअल के लक्षण। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लक्षण है, इस विधि में स्त्री और पुरुष सम्मिलित होते हैं। कोई पूछे कि आप सर ये क्या बता रहे हैं, तो हम आपको ये बता रहे हैं कि अगर कोई पूछे कि लैंगिक जनन का लक्षण क्या होता है, कैसे आप पहचानोगे लैंगिक जनन, तो बताना है इसमें कि इस विधि में स्त्री और पुरुष सम्मिलित होते हैं। इसमें स्त्री और पुरुष आपस में क्या होते हैं, इसमें स्त्री और पुरुष भाग लेते हैं, यानी सम्मिलित होते हैं। और दूसरा है कि सम्मिलित होने के बाद इसमें अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप यानी नर का अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिसके फलस्वरूप स्पर्म बनेगा और इसके जनन कोशिकाओं का मादा जनन कोशिकाओं का अर्धसूत्रण होगा, तो ओवा का निर्माण होता है। अब इसका निर्माण नर और मादा दोनों युग्मक आपस में क्या होते हैं, निषेचित हो जाते हैं, यानी संलयित होते हैं। इस क्रिया को निषेचन कहते हैं। और इसके संलयित के बाद नई संतति का निर्माण होता है। के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, युग्मनज का। युग्मनज बोले तो जाइगोट। जाइगोट का निर्माण होता है। चौथा है, इस जन्म में संतानें माता पिता से भिन्न होती हैं, समान नहीं होती, समरूप नहीं होती। यह उच्च पादपों और जंतुओं में पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा उच्च पादपों में पाया जाता है। आगे हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है, घटनाएं। यानी हम कहते हैं कि दो जनक मिल गए, दो जनकों के गेमीट से नए डॉटर का निर्माण हुआ। तो आखिर होती क्या है घटनाएं, तो सबसे पहले क्या होता है कि इनका जो गेमीट फॉर्मेशन होता है उसको कहते हैं निषेचन
पूर्व घटनाएं, निषेचन पूर्व घटनाएं। दूसरा होगा निषेचन तीसरा होगा निषेचन पश्च घटनाएं, निषेचन पूर्व घटनाएं, निषेचन पश्च घटनाएं, निषेचन पश्च घटनाएं। यानी हम कह सकते हैं प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। यानी निषेचन की बाद कौन सी घटना हुई, निषेचन के पहले कौन सी घटना हुई। जैसे निषेचन के पहले की घटना क्या होती है कि इसमें क्या होता है, सबसे पहले कि युग्मक का निर्माण होना। कैसे युग्मक निर्माण होगा, हम आपको बताएं कि अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा नर के द्वारा स्पर्म का निर्माण होना, मादा में ओवा का निर्माण होना अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ही होता है। तो वो घटनाएं हुई निषेचन पूर्व घटनाएं। और दूसरी हुई निषेचन जब नर और मादा पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है और निषेचन करने के लिए तैयार हो जाता है। तो जब दोनों आपस में संलयित होते हैं, जुड़ते हैं, तो उसे कहते हैं निषेचन। और तीसरा हो गया निषेचन पश्च घटनाएं। यानी जब दोनों संलयित हुए, जब दोनों मिले, तो निषेचन के बाद कौन सी घटनाएं होती हैं। यानी जाइगोट का फॉर्मेशन होना, उसमें वृद्धि होती है, तो उसका इम्ब्रियो का निर्माण होना, भ्रूण का निर्माण होना, ऐसे फर्टिलाइजेशन ऐसे वृद्धि करते करते नए संतति का निर्माण होता है। इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। आगे हम मिलेंगे आपको नए चैप्टर के साथ, नए समय के साथ। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और आप सबसे आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में कुछ न कुछ ज़रूर लिखें। धन्यवाद, थैंक यू।